पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की एकमात्र फ़ौज है जो बिजनेस करती है। वो 4 ट्रस्ट के ज़रिए अपना पूरा बिजनेस चलाती है। इसमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, मिलिट्री फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन और बहरिया फाउंडेशन शामिल है। पाक आर्मी मिल्क और डेयरी से लेकर सीमेंट के कारोबार से गाढ़ी कमाई करती है। पाक आर्मी का रेवेन्यू 2.1 लाख करोड़ रुपए है। पाक आर्मी का 50 से ज़्यादा सेक्टर में स्टेट है। इसकी वैल्यू 1.64 लाख करोड़ रुपए के करीब है। इसमें हाउसिंग, पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बैंक, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बेकरी, मिल्क डेयरी, सीमेंट प्लांट्स और कपड़े की फैक्ट्री शामिल हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने सबसे पहले 1954 में पहला वेलफेयर फाउंडेशन शुरू किया था। 1954 में आर्मी चीफ जनरल अयूब खान और डिफेंस सेक्रेटरी मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने फ़ौजी फाउंडेशन बनाया। इस वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत उस फंड से हुई थी जो बंटवारे के समय पाकिस्तान को मिला था। भारत में इस फंड को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों के बीच बांट दिया, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ने इसे खुद के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू करने में लगाया। पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर जनरल और आर्मी के अन्य अफसरों के पास तब इतनी अथॉरिटी थी कि वो इन वेलफेयर फंड्स का इस्तेमाल कॉमर्शियल वेंचर्स में कर सकते थे। 50 के दशक में पाक राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चे पर झूल रहा था। उसके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की 1951 में हत्या हो गई। दूसरे प्रधानमंत्री कुलीन ख्वाजा निजामुद्दीन की भी 1953 में मृत्यु हो गई। इसके बाद कई सालों तक गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के बीच शक्तियों को लेकर रस्साकसी रही। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भी इस दशक में बुरा हाल था। GDP सालाना सिर्फ 3.1% की दर से बढ़ रही थी। मिलिट्री इंक किताब में आयशा सिद्दीकी लिखती हैं कि ऐसे समय में मिलिट्री ने देश के व्यापार में कदम रखा और लोगों को भरोसा दिलाया कि वो सामरिक के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी देश की रक्षा कर सकती है। 1954 से 1969 के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेना का व्यापार तेज़ी से बढ़ा। 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तानी संसद और प्रधानमंत्री फिरोज़ खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया। देश में मार्शल लॉ लागू कर आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को देश की बागडोर सौंप दी थी। 13 दिन बाद अयूब खान ने तख्ता पलट करते हुए देश के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया था। इस तरह पूरी राजनीतिक पावर पाकिस्तान आर्मी के पास आ गई थी। इसी की बदौलत आर्मी ने कई सेक्टर्स में फैलाया। हालांकि 1969 के बाद के सालों में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में तनाव बढ़ने लगा था। तब उनका व्यापार भी मंद पड़ गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार ने इस पर कुछ हद तक रोक भी लगाई। आयशा सिद्दीकी अपनी किताब मिलिट्री इंक में कहती हैं कि इसकी एक वजह है कि भारत में सेना क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इसके लिए नियम कानून तय हैं। जबकि पाकिस्तान की आर्मी को लेकर इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि अगर मिलिट्री सैनिकों के भले के लिए कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसका उद्देश्य क्या होगा। ये कुछ ऐसा था कि फ़ौज ने अपनी और अपने सैनिकों की बेहतरी के लिए व्यापार शुरू किया। सेना ने इससे होने वाले फ़ायदे को ये कहकर सही बताया कि इससे सैनिकों का भला होता है। पाकिस्तान में आर्मी 8 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को संभालती है। आर्मी के पास ही इन घरों को बनाने से लेकर आवंटन तक की जिम्मेदारी है। इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, पेशावर और क्वेटा शामिल है। इन शहरों में आर्मी सिर्फ कंटोनमेंट एरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के पॉश इलाकों में भी आर्मी की प्रॉपर्टी है। इन ज़मीनों को भी आर्मी ही आवंटित करती है। फ़ौज फाउंडेशन ने भी स्थापना के बाद उन क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया जहाँ डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में तंबाकू, शुगर और कपड़ा उद्योग शामिल थे। पाकिस्तान आर्मी की तरह ही पाकिस्तान एयरफोर्स भी शाहीन ट्रस्ट के माध्यम से अपना बिजनेस चलाती है। शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, शाहीन एयर ट्रेडर्स, शाहीन कॉम्प्लेक्स कराची और लाहौर जैसे शहरों में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने शाहीन फाउंडेशन की स्थापना 1977 में की थी। इस ट्रस्ट की स्थापना सेवारत और रिटायर्ड पाकिस्तानी सैनिकों के वेलफेयर के लिए किया गया था। 2019 में सामने आई एक ऑडिट रिपोर्ट में पता चला था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ली गई ज़मीन पर हाउसिंग स्कीम शुरू कर दिया था।